नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। तो दोस्तों, आपने थंबनेल में देखा होगा विश्व इतिहास बस इतना ही पढ़कर जाओ। तो ऐसा मैंने क्यों लिखा है? तो ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है कोई सा भी, वो एक फिक्स पैटर्न पे आधारित होता है और उसी के इर्द-गिर्द क्वेश्चन घूमते रहते हैं। साल दर साल उसी के आसपास में घूमता रहता है प्रश्न। तो जो भी इस क्लास में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ या पढ़ाने वाला हूँ, वो दोस्तों पूरे प्रीवियस ईयर का निचोड़ है। जितना भी विश्व इतिहास में 2000 ईस्वी के बाद से जो भी एग्जाम हुए हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल या फिर एसआई या फिर फॉरेस्ट वाले में जितना भी एग्जाम हुआ है, सारे क्वेश्चन को यहाँ पे मैं उठा के ले आया हूँ और आपको क्वेश्चन के अलावा इसका पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि आखिर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर ऐसा क्यों है। तो इससे दोस्तों आपकी पूरी तैयारी सुदृढ़ हो जाएगी। तो बस यही रीज़न था ये बताने का। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे वही डेली वाला रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप देख तो लेते हैं वीडियो को, लाइक नहीं करते हैं यार। तो हमारे मोटिवेशन के लिए जो है ये काफ़ी ज़रूरी होता है कि आप वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैं आपको रिप्लाई देकर आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए इस तरह का कंटेंट आता ही रहेगा दोस्तों, रुकने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है दोस्तों विश्व इतिहास। इसका पहला प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो ये किया गया वर्साई में। जनवरी 1871 में वर्साई में आयोजित एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। तभी से वह कैसर विल्हेम प्रथम के नाम से जाना जाने लगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये था पोलैंड का जर्मनी पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 1945 तक चला था, का तत्कालिक कारण तानाशाह हिटलर के नेतृत्व में 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कर देना था। तत्पश्चात पोलैंड की रक्षा के लिए इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो पोलैंड पर एडोल्फ हिटलर ने किया था आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक जो चला, में जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 को आक्रमण किया। फलतः पोलैंड की रक्षा के लिए इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी पर आक्रमण कर दिया। यह घटना द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने का तत्कालिक कारण थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? तो ये फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था। राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म फ्रांस की क्रांति ने दिया। फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व ने राजनीति को अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। 19वीं शताब्दी तक आते आते परिणाम युगांतकारी सिद्ध हुए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका था ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उसकी पत्नी सोफिया की 28 जून 1914 को सेराजेवो में हत्या होना था। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समापन पर पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन 1919 में हुआ था।
अगला प्रश्न है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा शुरू किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा 1954 से 1968 के मध्य शुरू किया गया था। यह आंदोलन अफ्रीकी अमेरिकियों के खिलाफ नस्लीय भेदभावपूर्ण कानूनों के खिलाफ एक आंदोलन था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो थे वॉशिंगटन इसके नेता। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता जॉर्ज वॉशिंगटन थे। अमेरिकी क्रांति एक वैचारिक और राजनीतिक क्रांति थी। अमेरिका स्वतंत्रता का युद्ध 1775 से 1783 ईस्वी तक चला था। पेरिस की संधि द्वारा 1783 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, साम्यवाद का प्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो साम्यवाद का प्रथम प्रयोग जो है रूस में हुआ था। साम्यवाद का प्रथम प्रयोग रूस में हुआ था। साम्यवाद समाजवाद की चरम परिणति है। साम्यवाद एक ऐसा सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन है जो कि राजनीतिक संस्थानों के विश्लेषण एवं मूल्यांकन तथा मानव की पहचान और उसके कल्याण के लिए समुदाय के महत्व पर जोर देता है। साम्यवाद के अनुसार सार्वजनिक निर्णय लेने का वांछनीय लक्ष्य एक स्वस्थ समुदाय है जिसमें व्यक्तिगत चुनाव के विकल्पों की अधिकता न हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन था। जोसेफ स्टालिन लेनिन का उत्तराधिकारी बना। लेनिन की मृत्यु 1924 के जनवरी में हुई थी। लेनिन एक रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी राजनीतिज्ञ एवं सिद्धांतकार तथा सोवियत संघ रूस की प्रथम सरकार का मुखिया था। वह मार्क्स के विचारों का समर्थक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? तो ये देश था बुल्गारिया। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुई थी। यह युद्ध 1918 तक चला था। युद्ध गठबंधन देशों रूस, इटली, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन एवं अन्य तथा केंद्रीय शक्तियों जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया एवं अन्य के बीच हुआ था। युद्ध में बुल्गारिया देश ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई। यह 4 वर्षों तक चला। इसमें 37 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून 1914 को की गई हत्या थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? तो ये नेल्सन मंडेला संबंधित है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी? तो जर्मनी में हुई थी। 100 साल पहले जर्मनी देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई। नाजी पार्टी की स्थापना वर्ष 1919 में एनेन ड्रेक्सलर ने म्यूनिख में जर्मनी वर्कर्स पार्टी के नाम से किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था? तो ये था पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला। जापानियों द्वारा 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को हवाई द्वीप स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर अचानक जबरदस्त हमला किया गया, जिस कारण 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया।
इसकी परिणति 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा जापान और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी जापान पर परमाणु बम हमले के साथ हुई। द्वितीय विश्व युद्ध 3 सितंबर 1939 ईस्वी से 14 अगस्त 1945 ईस्वी तक चला। यह मित्र राष्ट्रों जिसमें कि ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर जो कि रूस है, और चीन तथा धुरी राष्ट्रों जर्मनी, इटली और जापान के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? तो ये है पुर्तगाली। पुर्तगालियों को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी। भारत में समुद्रिक रास्तों की खोज 15वीं सदी के अंत में हुई, जिसके बाद यूरोपियों का भारत आना आरंभ हुआ। यद्यपि यूरोपीय लोग भारत के अलावा बहुत स्थानों पर अपने उपनिवेश बनाने में सफल हुए, 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोपीय कई एशियाई स्थानों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे और 18वीं सदी के अंत तक कई जगहों पर अधिकार भी कर लिए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था बेलग्रेड में 1961 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित किया गया। इसमें कुल 25 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने सदैव एक स्वतंत्र राजनीतिक पथ बनाने का प्रयास किया है ताकि सदस्य राष्ट्र को दो महाशक्तियों के वैचारिक युद्ध के बीच फंसने से बचाया जा सके। इस नेतृत्व को भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के नासिर और यूगोस्लाविया के टीटो द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? तो ये था हिटलर। नाजीवाद का संस्थापक जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर था। नाजीवाद वह व्यवस्था थी जो सरकार एवं देश की आम जनता के मध्य एक नए संबंधों को निर्मित करती है। इस विचारधारा के केंद्र में राष्ट्र को सर्वोच्चता प्रदान करना रहा है। एडोल्फ हिटलर ने 1933 से 1945 का जर्मनी पर शासन किया था तथा उसे द्वितीय विश्व युद्ध का जिम्मेदार माना जाता है। मुसोलिनी इटली का तानाशाह था जिसने फांसीवाद को जन्म दिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, अफगानिस्तान के राजा जाहिर शाह 29 वर्ष के पश्चात कहां से काबुल वापस आए? तो ये रोम से काबुल वापस आए थे। अफगानिस्तान के अंतिम राजा मोहम्मद जाहिर शाह थे जो कि 29 वर्ष के पश्चात सन 2002 में इटली के रोम से वापस काबुल आए। इन्हें अफगानिस्तान के राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न को ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखते हुए दिए गए कूटों से ठीक उत्तर का चयन कीजिए। तो सीधा हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं दोस्तों। मार्क्स का जो कार्यकाल था, ऐतिहासिक कालानुक्रम, ये 1818 से 1883 था। गांधी का 1869 से 1948 था। लेनिन का 1870 से 1924 था और माओ त्से तुंग का 1893 से 1976 था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाइथागोरस कौन थे? तो पाइथागोरस जो है यूनानी थे दोस्तों। पाइथागोरस यूनान के विख्यात दार्शनिक और गणितज्ञ थे। गणित के क्षेत्र में उन्हें उनकी पाइथागोरस प्रमेय के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इससे इतर वह एक संगीतकार, रहस्यवादी, वैज्ञानिक और धार्मिक आंदोलन के लिए भी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था? तो वो व्यक्ति था मैगलन। फर्डिनेंड मैगलन पुर्तगाली एक नाविक था जिसने सबसे पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले समुद्री अभियान का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो इनको गुड फ्राइडे के दिन सूली पर चढ़ाया गया था।
गुड फ्राइडे मुख्यतः ईसाई धर्म में मनाया जाता है। इसी दिन रोम के शासक के द्वारा ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था। इस दिन ईसाई धर्म के अनुयायी गिरजाघरों में जाकर प्रभु यीशु के द्वारा दिए गए संदेश और बलिदान को याद करते हैं। ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, नादिर शाह किस देश का निवासी था? तो नादिर शाह फारस का निवासी था। नादिर शाह ईरान यानी कि फारस का निवासी था। फरवरी 1739 में उसने पंजाब पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। 24 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध मुगल बादशाह और नादिर शाह के मध्य हुआ था, जिसमें मुगल सेना पराजित हुई। तत्पश्चात दोनों में संधि हो गई, परंतु सआदत खां के कहने पर 20 मार्च 1739 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यह दिल्ली में 87 दिनों तक रहा और वापस जाते समय तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बांग्लादेश का सृजन हुआ था? तो बांग्लादेश का सृजन 1971 में हुआ था। बांग्लादेश का सृजन 26 मार्च 1971 ईस्वी को हुआ था। स्वतंत्र राष्ट्र होने से पूर्व यह पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता से पूर्व यह समग्र भारत का एक हिस्सा था, परंतु विभाजन के बाद यह पाकिस्तान के हिस्से में गया। पाकिस्तान की सेना के द्वारा पूर्वी बंगाल के लोगों पर लगातार अत्याचार के परिणाम स्वरूप भारत सरकार की मदद एवं शेख मुजब्बिर रहमान के प्रयासों से मुक्ति संग्राम के बाद से वर्ष 1971 में इसे संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा प्रदान किया गया। 1789 ईस्वी में फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? तो ये था नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रेंच या फ्रांस क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, जिसका कुशल नेतृत्व नेपोलियन बोनापार्ट ने किया, जबकि एडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। किंग लुइस 16वां फ्रांस का अंतिम सम्राट एवं बेनिटो मुसोलिनी इटली के महान नेताओं में से एक था। 100 ईयर्स वॉर यानी 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच की। 100 ईयर्स ऑफ वॉर 100 साल की लड़ाई या सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक युद्ध श्रृंखला है जो सन 1337 से 1437 तक लड़ा गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के निवासी थे? तो ये निवासी थे मध्य एशिया के। मंगोलों के वंशज मुगल मध्य एशिया के मूल निवासी थे। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। वह पिता की ओर से चगताई तुर्क और माता की ओर से मंगोल वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा दी थी अब्राहम लिंकन ने। लोगों के लिए लोगों के द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दी थी। लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है, उसकी अनुमति से शासन होता है, उसकी प्रगति ही शासन की एकमात्र लक्ष्य माना जाता है। परंतु लोकतंत्र केवल एक विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणाली ही नहीं, वरन एक विशेष प्रकार का राजनीतिक संगठन और सामाजिक संगठन, आर्थिक व्यवस्था एवं एक नैतिक मानसिकता का भावना का नाम भी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा था? तो इसमें से बेनजीर भुट्टो इससे नहीं जुड़ा हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन शीत युद्ध के दौरान नए नए आजाद हुए देशों को सोवियत संघ और संयुक्त राज्य से अलग रहकर अपने हितों की पूर्ति के लिए स्वतंत्र रहने के लिए किया गया था। इसका पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया। इस आंदोलन के संस्थापक सदस्य जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रोज टिटो,
जमाल अब्देल नासिर, सुकर्नो और घाना के पूर्व राष्ट्रपति क्वाजे एनक्रुमाह थे। इसका प्रमुख उद्देश्य सार्वभौमिक परमाणु निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1854 से 56 में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ये युद्ध रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था। वर्ष 1854 से 56 में क्रीमियन युद्ध रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था। तुर्की की तरफ से फ्रांस, इंग्लैंड ने युद्ध में भाग लिया था। क्रीमिया युद्ध का अंत पेरिस की संधि से हुआ था। यह संधि 30 मार्च 1856 को संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो ये सामान्य बुद्धि ने प्रेरित किया था। अमेरिका की स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के लेख सामान्य बुद्धि ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था। थॉमस पेन का जन्म इंग्लैंड के नॉर्फॉक शहर में हुआ था। इन्होंने सन 1776 की अमेरिकी क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी। पेन के द्वारा लिखा गया लेख कॉमन सेंस आम सूझबूझ अमेरिकी क्रांति के समय लिखे गए सबसे चर्चित लेखों में से एक था। इस पुस्तक में अमेरिका की ब्रिटेन से आजादी की दलील दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुई थी? तो ये हुई थी 6 अगस्त 1945 को। विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। इस युद्ध में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 ईस्वी को लिटिल बॉय तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन परमाणु बम गिराया था। इसलिए 6 अगस्त 1945 के दिन को विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो ये ऑस्ट्रिया ने किया था। 18वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया ने जर्मनी पर शासन किया। जर्मनी और इटली में नेपोलियन के आक्रमण के बाद से राष्ट्रवाद का विकास हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? तो इसने मोरक्को को जीता था। इटली ने आक्रमण करके मोरक्को देश को जीता था। मोरक्को आधिकारिक तौर पर उत्तरी अफ्रीका का एक देश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्यूनिक युद्ध के डैश के मध्य लड़े गए थे? तो प्यूनिक युद्ध रोम और कार्थेज के बीच लड़े गए थे। प्यूनिक युद्ध 264 ईसा पूर्व से 146 ईसा पूर्व के मध्य यूरोप के प्रदेशों एवं भूमध्य सागर के कार्थेज एवं रोमन सैनिकों के बीच हुए थे। इसका प्रथम युद्ध 261 से 241 ईसा पूर्व कार्थेज के सेनापति सेंथिपस हेमिल्कर एवं रोमन सेना के मध्य हुआ था। इसमें कार्थेजों की पराजय हुई थी। द्वितीय युद्ध में 218 से 201 ईस्वी में कार्थेज के सेनापति हैनिबल एवं रोमन सैनिकों के मध्य हुआ था। इसमें हैनिबल की पराजय हुई थी। तीसरा युद्ध 149 से 146 ईसा पूर्व में लड़ा गया। इस युद्ध में कार्थेज की पराजय एवं रोमन की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की थी? तो ये हो ची मिन्ह ने की थी। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में हो ची मिन्ह द्वारा की गई थी। इसका अन्य नाम न्यूगेन आई क्वोक था। वर्तमान में इसके महासचिव गुएन फुंग त्रांग हैं। इसका मुख्यालय वियतनाम की राजधानी हनोई में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 7 वर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश की फौजों की हार हुई? तो इसमें फ्रांसीसी की हार हुई थी। 17वीं शताब्दी में यूरोप के देशों में औपनिवेशीकरण करने के परिणाम स्वरूप आपसी संघर्ष शुरू हो गया, जो विश्व के अलग अलग उपनिवेशों में साथ साथ लड़ा गया। इसमें मुख्यतः 2 देश ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस थे। इस युद्ध के अंतर्गत अमेरिका में ब्रिटेन व फ्रांस के मध्य औपनिवेशिक युद्ध हुए। भारतीय संदर्भ में इसे तृतीय कर्नाटक युद्ध कहा जाता है।
इस युद्ध में फ्रांस की सेनाओं की हार हुई थी? अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी, तो ये संधि थी नानकिंग। प्रथम अफीम युद्ध को एंग्लो चीनी युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। यह वर्ष 1839 से 42 के मध्य ब्रिटेन और चिंग राजवंश के बीच लड़ा गया था। इसका तत्कालिक मुख्य कारण चीन द्वारा प्रतिबंधित अफीम व्यापार को रोकना तथा अफीम स्टॉक की आधिकारिक जब्ती और भविष्य के अपराधियों के लिए मौत की सजा की धमकी थी। जबकि ब्रिटिश सरकार ने मुफ्त व्यापार के सिद्धांतों पर जोर दिया। यह युद्ध में ब्रिटिश विजयी हुए तथा नानकिंग की संधि हुई, जिसके अनुसार अंग्रेजों को वहां बसने और व्यापार करने की अनुमति मिल गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई? तो ये हुई थी 1688 ईस्वी में। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति या गौरवशाली क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। इसे रक्तहीन क्रांति या वैभवशाली क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह क्रांति पूर्णतः शांतिपूर्वक संपन्न हुई थी और इसमें रक्त की एक बूंद भी नहीं गिरी। यह एक धार्मिक राजनीतिक क्रांति थी। इस क्रांति ने इंग्लैंड के तत्कालिक कैथोलिक शासक जेम्स द्वितीय को अपनी गद्दी छोड़कर फ्रांस भागने के लिए विवश कर दिया। तत्पश्चात उसकी पुत्री मैरी द्वितीय और दामाद विलियम को संयुक्त रूप से इंग्लैंड का राजा बनाया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? ये स्थापना हुई थी पेरिस कम्यून की 1871 ईस्वी में। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना 1871 ईस्वी में हुई थी। पेरिस कम्यून एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका प्रमुख महत्व फ्रांस के सामंतशाही आधिपत्य से पेरिस के सर्वहार वर्ग द्वारा अपने को स्वतंत्र करने के प्रयत्नों में है। इसका उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था को संगठित करना और उसे साम्यवादी व्यवस्था में परिणत करने के लिए आवश्यक परिस्थितियों के सृजन करना है। अगला प्रश्न है, कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो ये थे माओ त्से तुंग। कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख माओ त्से तुंग थे। चीन में साम्यवादी पार्टी का जन्मदाता माओ त्से तुंग को माना जाता है। इन्होंने वर्ष 1949 से 1973 तक चीन पर शासन किया। इनके द्वारा ही चलाए गए सिद्धांतों को माओवादी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1868 एडी में। तो जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी की पुनः स्थापना वर्ष 1868 ईस्वी में हुई थी। जापान में मेजी के शासन से पूर्व सामंती व्यवस्था प्रचलित थी। मेजी की स्थापना के साथ ही जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टंप एक्ट किस वर्ष लागू किया था? तो ये किया था 1765 ईस्वी में। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टंप एक्ट 1765 ईस्वी में लागू किया। वर्ष 1765 का स्टंप अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा सीधे अमेरिकी उपनिवेशवादियों पर लगाया जाने वाला पहला आंतरिक कर था। फ्रांस के साथ महंगे 7 साल के युद्ध के बाद अपने वित्त को फिर से भरने में मदद करने के लिए ब्रिटिश संसद ने स्टंप अधिनियम पारित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटेन द्वारा चीन की विजयी शुरुआत हुई थी, तो ये हुई थी साइनो रूसो युद्ध से। यूरोपीय देशों ने चीन के सामान जैसे चाय, रेशम तथा चीनी मिट्टी के बर्तनों की भारी मांग थी, लेकिन चीन में यूरोपीय देशों के सामान की मांग न के बराबर थी। अतः अंग्रेजों ने व्यापार में संतुलन के लिए भारत की अफीम की तस्करी चीन के साथ शुरू कर दी। चीन के शासक ने इसका विरोध किया, जिसकी परिणति अफीम युद्धों के रूप में हुई। इन युद्धों में चीन की हार हुई। अतः ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत अफीम युद्ध 1839 से 42 तथा 1856 से 60 से हुई।
अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो ये टॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। अमेरिका की कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता के पक्ष में मतदान किया तथा 4 जुलाई 1976 को अमेरिका की 13 कॉलोनियों के प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया, जो थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया था। स्वतंत्रता की घोषणा एक राष्ट्र के लोगों द्वारा अपनी सरकार चुनने के अधिकार पर जोर देते हुए पहला औपचारिक बयान था। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये नारा दिया गया था अमेरिकी सेना के द्वारा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में यह नारा दिया गया था, जिसका नेतृत्व जॉर्ज वॉशिंगटन के द्वारा किया गया था। अमेरिकी सेना के द्वारा इस नारे का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इस घटना को जाना जाता है बोस्टन टी पार्टी के नाम से। ब्रिटिश संसद ने चाय के व्यापार के संबंध में एक नया कानून बनाया था। इस कानून के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका में चाय भेजने की अनुमति दी गई थी। चाय के व्यापार को बढ़ाने के लिए मूल्य में कमी की गई थी, जिससे अमेरिकियों को सस्ती चाय मिल जाती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी आर्थिक लाभ हो जाता था। लेकिन अमेरिकी उपनिवेशियों ने इसे ब्रिटिश सरकार की चाल समझा। उन्होंने सोचा कि यदि संसद व्यापारिक मामलों पर एकाधिकार कायम कर लेगी तो इससे उपनिवेश के व्यापार पर हानि होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ जहाज बोस्टन बंदरगाह पर ठहरे हुए थे। बोस्टन के नागरिकों ने जहाज़ों को लूट लिया और लगभग 342 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंक दिया। इस घटना को ही बोस्टन की टी पार्टी की घटना कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लक्ज़ेमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की, जिसे क्या कहा जाता है? तो इतने सारे देशों ने मिलकर एक सैनिक संधि की, जिसे कहा जाता है नाटो। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी देशों ने मिलकर के 1949 में एक सैनिक संधि की, जिसे नाटो के नाम से जाना जाता है। नाटो का विस्तृत रूप होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में किया गया था, जिसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था त्रिपक्षीय संधि। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण त्रिपक्षीय संधि थी। यह संधि 1882 ईस्वी में जर्मनी को ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली से जोड़ती है। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को 14 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक चला था। इस युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्च ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या माना जाता है। इसमें ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी? तो आते हैं सीधा इसके विस्तार पे। द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1939 से 45 के मध्य होने वाला एक सशक्त संघर्ष था। इस युद्ध में 2 गुट थे, जिसमें ध्रुवीय शक्तियों वाले देश जर्मनी, इटली और जापान थे। वहीं मित्र राष्ट्रों में फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ थे। वर्ष 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों के हार के प्रमुख कारण थे जर्मनी का रूस पर आक्रमण और जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। अगला प्रश्न है दोस्तों, जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था, जिसका नाम क्या था? तो ये इसका नाम था ध्रुवीय राष्ट्र। द्वितीय विश्व युद्ध में 2 गुटों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें एक ध्रुवीय राष्ट्रों का गुट और दूसरा मित्र राष्ट्रों का गुट था। जर्मनी, जापान और इटली ने मिलकर ध्रुवीय राष्ट्रों या ध्रुवीय शक्ति का निर्माण किया,
जबकि मित्र राष्ट्रों के गुट में फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ आदि देश शामिल थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉम्प एक्ट किस वर्ष में पारित किया था? तो ये 1765 ईस्वी में किया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉम्प अधिनियम 1765 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। यह उपनिवेशों पर ब्रिटिश संसद द्वारा लगाया गया पहला प्रत्यक्ष कर था। 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा चाय अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? तो ये शहर था हिरोशिमा। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के दौरान मित्र राष्ट्र गुट के अमेरिका ने धुरी राष्ट्र के जापान के शहर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 एवं नागासाकी पर 9 अगस्त 45 को क्रमशः लिटिल बॉय और फैट मैन नामक 2 परमाणु बम गिराया, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित शहर हिरोशिमा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस घटना द्वितीय युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्पेन का गृह युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चलने वाला विश्व स्तरीय युद्ध था। इसके पूर्व 1936 से लगभग 1939 तक चलने वाले भीषण स्पेनिश गृह युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं था? तो इसमें सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई, यह जो है इसका संबंध इससे नहीं था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम निम्न हैं। क्या क्या हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ था। एडम स्मिथ के लेसेज फेयर सिद्धांत को मजबूती मिली। इंग्लैंड में कई कर सुधार हुआ। ध्यात तो है कि सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो इसमें से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है ये इसका परिणाम नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को आरंभ हुआ और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि महान साम्राज्यों का अंत हुआ, विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना हुई तथा अधिनायकवाद का उदय हुआ। ध्यात तो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसका परिणाम नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का हिस्सा नहीं था? तो इसमें से चीन जो है ये धुरी राष्ट्र का हिस्सा नहीं था। चीन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच होने वाला एक सशस्त्र विश्वव्यापी संघर्ष था। इस युद्ध में 2 प्रमुख प्रतिद्वंदी धुरी शक्तियां, इसमें जर्मनी, इटली और जापान तथा मित्र राष्ट्र ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और चीन शामिल थे। इस प्रकार चीन धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य न होकर वह मित्र राष्ट्र गुट का सदस्य था। जर्मनी द्वारा 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। नोट में एक बात ध्यान में रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध का ही परिणाम था। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? तो ये रॉबस्पियर का शासनकाल जो है आतंक का राज्य कहलाता था। फ्रांस में आतंक का राज्य रॉबस्पियर के शासनकाल को कहते हैं। सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रॉबस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उन्होंने गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उनकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर कारागारों में डाल दिया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटीन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम करवा दिया जाता। नोट में ये ध्यान रखेंगे कि गिलोटीन 2 खंभों के बीच लटकते हुए आरे वाले मशीन थी, जिस पर अपराधी का सिर धड़ से अलग किया जाता था।
आपने एक मूवी देखी होगी दोस्तों, उसमें थी ये मशीन, ऐसे करके होता है जिसपे उसको लटकाया जाता है, जैक स्पैरो को। यहाँ पे तलवार लगा हुआ होता है और यहाँ पर मुंडी देके कट। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? तो ये अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पत्र का परिणाम है। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र का परिणाम अमेरिका में अपने उपनिवेशों से आधिकारिक लाभ अर्जित करने हेतु शोषणकारी नीतियों का पालन किया गया। वही नीतियां अमेरिका में क्रांति के लिए जिम्मेदार बनी। अंग्रेजों की इस शोषणकारी नीतियों में राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियां सामाजिक भेदभाव की नीति के साथ अमेरिका में उपजा वैचारिक चिंतन भी क्रांति के लिए उत्तरदायी था। उपयुक्त परिस्थितियों के सम्मिलित प्रभावों से लोगों व उपनिवेशों के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं जैसे नारों और फिलाडेल्फिया के प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में अनिवार्य कर और व्यापारिक प्रतिबंधों के प्रति सजग बनाया। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो इसमें राष्ट्र संघ का गठन ये द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत, इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास, रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि सभी द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम थे। राष्ट्र संघ का गठन प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम था। अगला प्रश्न है दोस्तों, समुराई योद्धा वर्ग है, ये जापान में है। समुराई योद्धा जापानी योद्धा वर्ग था। समुराई योद्धा धनुष और तीर, भाले, बंदूक जैसे हथियारों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनका मुख्य हथियार और प्रतीक तलवार था। समुराई योद्धाओं को इतिहास में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में गिना जाता है। तो ये थी दोस्तों अभी वाली क्लास। चलिए, इसमें हमने टोटल आपका वर्ल्ड हिस्ट्री को कंप्लीट करा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।